वेलकम टू अवर चैनल एपीज स्टडी मटेरियल। आज हम हिस्ट्री का लेसन प्लान 11 डिस्कस कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है नए राजा और उनके राज्य। तो देखते हैं हम ये कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे हम दिनांक डालेंगे, फिर विषय डालेंगे, फिर प्रकरण डालेंगे। टॉपिक है हमारा नए राजा और उनके राज्य। जो भी टॉपिक होगा उसको हमेशा हम अंडरलाइन करेंगे। राइट हैंड साइड पे हम डालेंगे कक्षा, क्लास, चक्र, पीरियड और अवधि। जो भी टाइम होगा 30 या 35 25 मिनट्स उसको डालेंगे। फिर आ जाएगा हमारा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य सारे लेसन प्लान में सेम ही रहेंगे, ठीक है। और कॉलेज प्रोवाइड करता है, नहीं देता है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य, ये भी आपको कॉलेज से प्रोवाइड होता है और ये सब चीज़ें सेम ही रहती हैं। यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि हमने यहाँ लिखा है छात्रों को यह ज्ञान प्राप्त होगा कि किस प्रकार नए राजा और उनके राज्य में समाज का दृष्टिकोण बदला। तो जो भी टॉपिक होगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य, अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, ये सब चीज़ें आपको कॉलेज से प्रोवाइड होती हैं और अगर नहीं मिलती हैं तो आप यहाँ से लिख सकते हैं और ये हर लेसन प्लान में सेम ही रहता है। फिर आ जाता है हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हम वही चीज़ें लिखेंगे जो हम टीचिंग के टाइम पे यूज़ करते हैं, जैसे पॉइंटर, रोलर बोर्ड, डस्टर, मार्कर, जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर आ जाता है पूर्व ज्ञान कि जो भी हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, बच्चों को उसका पूर्व ज्ञान है या नहीं है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर लिखा जाता है कि हमने यहाँ लिखा है छात्र नए राजा और उनके राज्य के बारे में पूर्व ज्ञान रखते होंगे। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है हमारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, प्रस्तावना प्रश्न। ठीक है, लेसन प्लान में मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा प्रस्तावना प्रश्न होता है। तो यहाँ हम 2 कॉलम बनाएंगे, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र अनुक्रिया। तो छात्राध्यापिका क्रिया में जो टीचर क्वेश्चन पूछेगा वो, और यहाँ पे जो बच्चे उत्तर देंगे उसको लिखना है। और जो भी क्वेश्चन होंगे हमारे टॉपिक से ही रिलेटेड होंगे। तो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ बनाया है, प्राचीन काल में राजा अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए दूसरे राज्यों के साथ क्या करते थे। तो बच्चे उत्तर देंगे, प्राचीन काल में राजा अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए दूसरे राज्यों के साथ युद्ध करते थे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, युद्ध के समय किसी एक राज्य को किस चीज़ का सामना करना पड़ता था। तो बच्चे उत्तर देंगे, युद्ध के समय किसी एक राज्य को पराजय या हार का सामना करना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराजित राष्ट्र के शासन व्यवस्था में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि पराजित राष्ट्र के शासन व्यवस्था में नए राजा और उनके द्वारा साम्राज्य की स्थापना में परिवर्तन देखने को मिलता था। आज हम लोग नए राजा और उनके राज्य नामक पाठ का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब इसके बाद आ जाएगा हमारा नेक्स्ट, सबसे पहला जो टीचिंग पॉइंट होगा तो ये है हमारा पहला टीचिंग पॉइंट, नए राजवंशों का उदय। तो हम यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन बनाएंगे, प्राचीन काल के किन्हीं 2 राजाओं के नाम बताओ। तो बच्चे उत्तर देंगे। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, नए राजा और उनके राज्य के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। तो बच्चे इसका अनक्लियर आंसर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्पष्टीकरण कथन लिखेंगे। इसमें हमने लिखा है, 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के अधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे, ठीक है। तो ये हमने स्पष्टीकरण दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे 4 कॉलम बनाएंगे, छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर लिखेंगे, प्राचीन काल के 2 राजाओं के नाम बताओ। तो यहाँ आप किन्हीं भी 2 राजाओं के नाम लिख सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा जो क्वेश्चन है उसका यहाँ पे हम अनक्लियर उत्तर तो अस्पष्ट उत्तर देंगे और यहाँ पे स्पष्टीकरण के सामने लिखेंगे, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद शिक्षण विधि पूछी गई है तो प्रश्नोत्तरी विधि और स्पष्टीकरण के सामने व्याख्यान विधि। सहायक सामग्री में अगर हमने ब्लैक बोर्ड की हेल्प से पढ़ाया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे श्यामपट्ट की सहायता से समझाएंगे। और इसके अलावा आप यहाँ पे कोई भी मिनिएचर फॉर्म में लगा भी सकते हैं। श्यामपट्ट कार्य में जो भी हमने पढ़ाया उसी से रिलेटेड यहाँ पे हम लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा है, अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने को महासामंत या महामंडलेश्वर घोषित कर देते थे।
ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा दूसरा टीचिंग पॉइंट। दूसरा टीचिंग पॉइंट है हमारा भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, 7वीं सदी आते आते कौन कौन अस्तित्व में आया? तो बच्चे उत्तर देंगे। दूसरा क्वेश्चन है, भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला को विस्तार पूर्वक बताएं। तो बच्चे अस्पष्ट उत्तर देंगे, तो हम स्पष्टीकरण कथन देंगे। तो हमने यहाँ लिखा है, राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजापुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से चमत्कार हैं। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पाद के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, संगीतकार इत्यादि। मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। तो ये हमारा स्पष्टीकरण कथन हो गया। फिर सेम जैसे हमने 4 कॉलम बनाए थे, 4 कॉलम बनाएंगे हम। छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री और शामपट कार्य। तो पहले हमने पहले क्वेश्चन का आंसर दिया कि बड़े भूस्वामी और योद्धा। फिर दूसरे का अस्पष्ट उत्तर, तो वो लिखा। फिर हमने स्पष्टीकरण के सामने क्या लिखा, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है शिक्षण विधि। तो विधि हमारी प्रश्नोत्तरी विधि, स्पष्टीकरण के सामने व्याख्यान विधि। सहायक सामग्री में जो भी हमने टीचिंग एड यूज़ किया है वो, जैसे हमने यहाँ पे भव्य मंदिर के बारे में बताया है, ठीक है, ये तो ये दिखाएंगे हम, ठीक है ना, इस तरीके से हमने लगा दिया है। फिर आ जाएगा शामपट कार्य में। शामपट कार्य में जो भी चीज़ें हम पढ़ाते टाइम लिखते हैं उन्हीं को यहाँ पे लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा है, राजा और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए मंदिर तंजापुर और गंगईकोंड चोलपुरम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा थर्ड है टीचिंग पॉइंट हमारा कृषि और सिंचाई। तो हमने यहाँ लिखा है पहला क्वेश्चन, शिल्पों में सबसे विशिष्ट क्या था? तो बच्चे उत्तर देंगे कि कांस्य में प्रतिमाएं। फिर दूसरा आ जाएगा, चोलों की कई उपलब्धियां कैसे संभव हुई? तो ये अस्पष्ट उत्तर हुआ, बच्चे उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो हम स्पष्टीकरण कथन में इसके बारे में बताएंगे। तो हमने यहाँ लिखा है, चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलझती हैं, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि विशेषता चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6ठी सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को समतल किया जाता था और कुछ दूसरे इलाकों में जंगलों को साफ किया जाता था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी, ठीक है। तो ये हमारा स्पष्टीकरण खत्म हुआ। फिर सेम जैसे हमने 4 कॉलम बनाए, 4 कॉलम बनाएंगे। छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री और शामपट कार्य। तो पहले का आंसर कांस्य प्रतिमाएं वो लिखेंगे, फिर दूसरे में अस्पष्ट उत्तर तो वो लिखेंगे, और फिर स्पष्टीकरण के सामने सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में हम बताएंगे प्रश्नोत्तरी विधि और व्याख्यान विधि। सहायक सामग्री में हमने शामपट की सहायता से समझाया है तो वो लिखेंगे। शामपट कार्य में हम लिखेंगे, डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाते थे, ठीक है। तो ये हमने लिखा। नेक्स्ट हमारा 4th टीचिंग पॉइंट है साम्राज्य और प्रशासन। फिर हम यहाँ लिखेंगे पहला क्वेश्चन, कई क्षेत्रों में एक साल में कितनी फसलें उगाई जाती थी? बच्चे उत्तर देंगे 2 फसलें उगाई जाती थी। दूसरा प्रश्न है, प्रशासन किस प्रकार संगठित था? तो बच्चे उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो हम स्पष्टीकरण कथन देंगे। तो हमने यहाँ लिखा है, किसानों की बस्तियाँ जो उर कहलाती थी, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसी कई प्रशासकीय कार्य करते थे। वे लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज के में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में
मुवेद वेल्लन 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेल्लन या किसान, अरैयार, प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। ये हमारा स्पष्टीकरण होगा। इसके बाद हमारा सेम 4 कॉलम बनेंगे, छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री और शामपट कार्य। तो पहले का 2 फसले हैं आंसर, तो वो, फिर दूसरे क्वेश्चन में अस्पष्ट उत्तर तो वो लिखेंगे, स्पष्टीकरण के सामने सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे उसको लिखेंगे, शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तरी विधि और व्याख्यान विधि लिखेंगे, सहायक सामग्री में शामपट की सहायता से समझाएंगे तो वो लिखेंगे। शामपट कार्य में हमने लिखा है धनी भूस्वामियों को सम्मान के रूप में मुवेद वेल्लन और अरैयार जैसी उपाधियां दी जाती थी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बोधात्मक प्रश्न। तो जो भी हमने 4 टीचिंग पॉइंट पढ़ाए हैं उन्हीं से ही हम 4 क्वेश्चन भी बनाते हैं। हर टीचिंग पॉइंट से एक क्वेश्चन बनेगा। तो पहले टीचिंग पॉइंट से पहला क्वेश्चन है हमारा, राजलोग अस्तित्व में आए भूस्वामी और योद्धा सरदारों को किस रूप में मान्यता देते थे। दूसरा है तंजापुर और गंगईकोट चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य किसके द्वारा बनवाए गए। तीसरा है डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए क्या बनाए जाते थे। चौथा है किसानों की बस्तियां क्या कहलाती थी। इसके बाद आ जाता है हमारा शामपट कार्य। शामपट कार्य में हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में दिनांक, विषय और प्रकरण डालेंगे, टॉपिक को अंडरलाइन करेंगे, राइट हैंड साइड पे कक्षा, चक्र, अवधि डालेंगे, वो लिखेंगे। और जो भी हमारे 4 क्वेश्चन थे उनके आंसर हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन का आंसर हमने लिखा है, राजा लोग उन्हें अपने भ्रातृ या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। दूसरा है राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए मंदिर तटबंध बनाए जाते थे, तीसरे का आंसर। और चौथे का आंसर है किसानों की बस्तियां उर कहलाती थी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। फिर इसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट हमारा पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण में हम लिखेंगे, छात्र अध्यापिका छात्रों को शामपट पर किए गए कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारने का निर्देश देते हुए निरीक्षण करेगी। उसके बाद आ जाता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न जैसे कि मैंने बताया है 2-3 तरीके हो सकते हैं, या फिल इन द ब्लैंक्स, या राइट रॉन्ग, या फिर मैच द फॉलोइंग, किस टाइप के हो सकते हैं। हमने यहाँ पे जो भी 4 टीचिंग पॉइंट पढ़ाए हैं उन्हीं से ही एक एक करके 4 हमने यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न भी बनाए हैं, ठीक है। तो ये हमने बनाए हैं पुनरावृत्ति प्रश्न 4, ये हो गए। उसके बाद आ जाता है हमारा गृह कार्य। होमवर्क देने के बाद एक लेसन प्लान कंप्लीट होता है, तो हमने यहाँ पे गृह कार्य में लिखा है चोल मंदिरों के साथ कौन कौन सी गतिविधियाँ जुड़ी हुई थी, लिखकर याद करें। तो ये हमारा यहाँ पे एक पूरा लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है अगर इस वीडियो से आपको अपना लेसन प्लान बनाने में हेल्प मिलती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।